नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आपने रेंट पेड किया है, ठीक है, यानी जो आपने रेंट का एक्सपेंस पे किया है इनकम टैक्स के अंदर, कैसे वो आपको अलाउेबल डिडक्शन के अंदर मिलेगा सेक्शन 80 के अंदर। हाँ जी दोस्तों, इसकी कैलकुलेशन होती है, उस कैलकुलेशन के हिसाब से जो आपका अलाउेबल डिडक्शन होगा अंडर सेक्शन 80 के अंदर, जब आप ITR फाइल करते हैं तो उस समय आप अपना उस एक्सपेंस के ऊपर डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि कैसे आप अलाउेबल डिडक्शन की कैलकुलेशन करेंगे अगर आपने रेंट पे किया है। तो इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, बात करें एज पर सेक्शन 80 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, यहाँ पे डिपार्टमेंट आपको डिडक्शंस के लिए ऑप्शन देती है कि अगर आपने रेंट का एक्सपेंस पे किया है तो उसका आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिडक्शन कौन क्लेम कर सकता है? सेक्शन 80 के हिसाब से हर एक इंडिविजुअल जो कि रेंट पे कर रहा है अपनी रेजिडेंसी के लिए, रहने के लिए उसने रेंट लिया है, रेंट पे हाउस लिया है और रेंट का एक्सपेंस पे कर रहा है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल को उसका डिडक्शन मिल जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ये डिडक्शन दिया जाता है, लेकिन इसके अंदर कुछ कंडीशंस है और कुछ लिमिटेशन है। ठीक है, तो क्या कंडीशन है, क्या लिमिटेशन है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले कंडीशन के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे ये फॉलोइंग कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि कोई भी इंडिविजुअल जिसको HRA हाउस रेंट अलाउंस रिसीव नहीं होता वही यहाँ पे डिडक्शन को क्लेम कर सकता है। दूसरी कंडीशन ये है कि जो SSC है या इंडिविजुअल है, जो भी वो रेंट पे कर रहा है, वो जो प्रॉपर्टी है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, उसकी खुद की नहीं होनी चाहिए, ना ही उसके पति या पत्नी की होनी चाहिए। और अगर HUF का केस है तो HUF के केस के अंदर अगर वो HUF का मेंबर है तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, वो भी यहाँ पे HUF के मेंबर की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी कंडीशन की बात करें कि यहाँ पे SSC के पास कोई और अदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। मतलब जिस पे रेंट पे रह रहा है, जिस प्रॉपर्टी पे, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे रेंट पे जो रह रहा है और जो रेंट पे कर रहा है, इसके अलावा उसके पास अलग से कोई और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं हो खुद की, जहाँ से वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर उसकी इनकम कैलकुलेट होती है। अगर उसकी प्रॉपर्टी कोई और है और उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कैलकुलेट होती है, ठीक है, तो उस केस में भी उसको यहाँ पे डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। और दोस्तों, यहाँ पे SSC को रिक्वायर्ड होगा कि वो डिक्लेरेशन भरना पड़ेगा उसको फॉर्म 10B के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी कंडीशन। अभी लिमिटेशन की बात करते हैं कि लिमिटेशन क्या होगी अगर आप रेंट का डिडक्शन क्लेम करेंगे। तो देखो, यहाँ पे लिमिटेशन के बारे में बताया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा। लिमिटेशन ये है, यहाँ पे आप इस तरह से मैक्सिमम जो डिडक्शन क्लेम करेंगे वो ये फॉर्मूला होगा, इस फॉर्मूले के हिसाब से डिडक्शन क्लेम करेंगे। क्या फॉर्मूला है? ये बोलता है कि इन तीनों कंडीशन में से जो भी सबसे कम होगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे रेंट का डिडक्शन मिलेगा। पहली कंडीशन ये है कि 5,000 रुपये पर मंथ। 5,000 रुपये पर मंथ मतलब कि पूरे साल का निकले तो 60,000 रुपये का रेंट होगा। दूसरा, जो टोटल इनकम होगी उसका 25%। और तीसरा, जो भी एक्चुअल रेंट है माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम। तो इन तीनों में से जो भी कम होगा वो आपको यहाँ पे डिडक्शन के लिए अलाउ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल इनकम का मतलब है कि टोटल इनकम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म गेन को एक्सक्लूड किया जाएगा। ठीक है, और जो आप डिडक्शन ले रहे हैं 80G के अंदर उसको भी यहाँ पे एक्सक्लूड किया जाएगा। तो चलिए एक बार समझते हैं। एक केस लेके आया हूँ मैं, एक केस स्टडी के थ्रू आपको समझाता हूँ कि कैसे आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे है, देख सकते हैं, ये है केस स्टडी। ठीक है, यहाँ पे अलाउेबल डिडक्शन मैंने निकाला है कि अलाउेबल डिडक्शन 80G के अंदर कैसे हो जाएगा, कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको नीचे कंप्यूटेशन दिखा देता हूँ। ये देखते हैं, ये है कंप्यूटेशन। तो जो मेरी इनकम हुई बिजनेस एंड प्रोफेशन से वो ये हो गई। कैपिटल गेन से मेरी इनकम ये है। ठीक है, ये है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नेगेटिव में है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर नेगेटिव में है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो नेगेटिव में है वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा, किसी और इनकम ऑफ हेड से सेट नहीं होगा। नीचे ये अदर सोर्स से इनकम है और नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये ग्रोस टोटल इनकम हो गई और डिडक्शन लेस करने के बाद ये मेरी नेट इनकम हो गई। तो जो टोटल इनकम हो गई मेरी ये हो गई। अभी यहाँ पे ऊपर जो अलाउेबल डिडक्शन की कैलकुलेशन है ये देखते हैं। अलाउेबल डिडक्शन जो रेंट का है वो कैलकुलेशन है वो इस हिसाब से होगा। पहली लिमिटेशन में क्या बोलता है कि 5,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। ठीक है, तीनों कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहली लिमिटेशन में जो मैक्सिमम डिडक्शन हो गया वो 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, यानी 60,000 रुपये। ठीक है, दूसरी लिमिटेशन में बोलता है कि 25% टोटल इनकम का। ठीक है,
तो यहाँ पे टोटल इनकम का मतलब है एडजस्टेड टोटल इनकम, क्योंकि ये बोलता है कि टोटल इनकम के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एक्सक्लूड करना होगा। ठीक है, तो ये 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम का 25% ये अमाउंट आएगा। तो एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम कितनी हो गई मेरी, नीचे है, नीचे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, आपको दिखाता हूँ कैलकुलेशन। तो ये देख सकते हैं, ये मेरी टोटल इनकम बनी। इसमें से जो 80G का डिडक्शन है 60,000 वाला, वो उसको लेस नहीं करेंगे, ये पहले से लेस है, इसको ऐड कर देंगे, तभी हमारी एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम निकलेगी। 60,000 को ऐड कर दिया, और जो कैपिटल गेन से लॉन्ग टर्म वाला जो कैपिटल गेन है वो लेस कर देंगे, क्योंकि इस इनकम के अंदर कैपिटल गेन वाली इनकम भी इंक्लूड है। ये दिखाता हूँ दोस्तों मैं आपको, ये देख सकते हैं, ये है कैपिटल गेन वाली इनकम, ये इसमें इंक्लूड है, तो इसको लेस करना पड़ेगा। तो जैसे हम लेस करेंगे तो ये हमारी एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम ये आएगी 532,008 की। इसका 25% निकालेंगे, तो 25% निकालेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन में तो 60,000 रुपये आ गया, दूसरी कंडीशन में ये अमाउंट आ गया 133,002। ठीक है, तीसरी कंडीशन में बोलता है कि एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम, यानी जो एक्चुअल रेंट पे किया है उसमें से आपको माइनस करना होगा 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम। मैंने 12,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, यानी 1,44,000 का रेंट पे किया एक्चुअल। ठीक है, और इसमें से माइनस कितना कर देंगे, 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम। तो मैंने बताया था ग्रोस टोटल इनकम कहाँ निकाली है, एडजस्टेड वाली, ये इसका 10% निकालेंगे तो ये अमाउंट आएगा 53,201 का। तो इसमें से ये माइनस किया जो एक्चुअल पे किया है, और जो 10% निकला एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम का, तो ये आ गया 90,799। अब ये 3 लिमिटेशन आ गई। अब 3 लिमिटेशन में जो सबसे कम वाला होगा, सबसे कम वाला जो अमाउंट होगा वही आपको अलाउबल डिडक्शन के अंदर मिलेगा। ये 3 देख सकते हैं, तीनों की कैलकुलेशन हमने करी, तो इसमें से जो सबसे कम होगा वही आपको अलाउबल डिडक्शन के अंदर मिलेगा। यहाँ पे ऊपर लिमिटेशन में बोलता है कि आप मैक्सिमम जो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं इन तीनों लिमिटेशन में से जो भी सबसे कम होगा वो आपको अलाउबल डिडक्शन के अंदर मिल जाएगा। तो पहला तो बोल दिया कि 5,000 रुपये पर मंथ, यानी 60,000 रुपये पूरे साल का डिडक्शन हो गया। दूसरे में अगर 25% निकाला जाए एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम का तो 133 बैठता है। और तीसरे में जो मैंने पे किया है 144, और 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम का निकालेंगे तो 53 का आएगा, यानी 90,000 का डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, तो इन तीनों में से सबसे कम कौन सा है, 60,000 का, तो 60,000 वाला अलाउबल डिडक्शन के अंदर मिलेगा। ये बोलता है कि जो सबसे कम होगा, मैक्सिमम अमाउंट विच कैन क्लेम इज लोअर द फॉलोइंग, मैक्सिमम अमाउंट क्लेम कर सकते हैं जो इनमें से जो भी सबसे कम होगा। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से सबसे कम 60,000 वाला है, तो 60,000 वाला अलाउबल डिडक्शन के अंदर मिलेगा। और अगर इन तीनों में से मान के चलिए कि ये कम होता या ये बीच वाला कम होता, तो आपको फिर बीच वाला मिलता, जहाँ पे 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम अगर कम निकलती, 60 से कम निकलती, 50 निकलती, तो 50 मिलता आपको। और अगर तीसरे केस के अंदर एक्चुअल रेट में से जो 10% वाला माइनस किया हमने एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम का, अगर ये कम होता, मान के चलिए 40 होता, फिर आपको 40 मिलता, क्योंकि जो भी सबसे कम होगा इन तीनों लिमिटेशन के अंदर वो अलाउबल डिडक्शन के अंदर काउंट किया जाएगा, वही आपको अलाउबल डिडक्शन में मिलेगा। अभी 60,000 वाला जो अमाउंट है वो अलाउबल डिडक्शन में काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप रेंट की कैलकुलेशन करेंगे ITR को फाइल करते वक्त, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।